नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन आज यहां पर सोने चांदी में है, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। आपको याद दिला दें कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती यूएस फेड की तरफ से यहां पर बाजार फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन जैसे जैसे हम उस इवेंट के पास जा रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली उन हायर लेवल से देखने को मिली है। यहां से अगली चाल क्लियरली यूएस फेड की तरफ से आज तय होगी, जब हम वो डॉट प्लानिंग आता हुआ देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बनेगी और जेरोमी पावेल की ये आखिरी यूएस फेड की मीटिंग है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन के उत्पादन की, जहाँ पर कुछ चिंताएं निकल के आई थी, लेकिन क्या क्लैरिटी है, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कामाख्या जूल्स के एमडी मनोज झा, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती, एंड ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोपा के ईडी मिस्टर डीएन पाठक से। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ करेंगे। वंदना, कुछ मुनाफा वसूली है ऑन चार्ट, अब आपको यहाँ पर सोना कैसा नजर आता है? जी मनीषा, यहाँ पे थोड़ा सा रैली में पॉज आता हुआ दिख रहा है फिट से पहले, लेकिन मेजर ट्रेंड तो अभी भी अपसाइड का है। हल्का करेक्शन मुझे लग रहा है कि आ सकता है, लेकिन जब तक 1,09,000 से नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पे डीप करेक्शन नहीं कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आज 1,09,200 1,09,000 वाला लेवल्स आता हुआ हम देख सकते हैं सोने में। यहाँ पे फिलहाल एक रिस्की कॉल है, सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,09,800। और मुझे लग रहा है कि कोई भी मेजर फॉल यहाँ पे आके 1,09,000 के नीचे भी आता है तो 1,08,000 पे आके रुक जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, अगर यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इस कट के बाद हल्का हम पॉज लेंगे, तब जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्शन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डीप हो सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी लगातार गिरावट आ रही है। तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर निचले स्तरों में बनते हुए नजर आ सकते हैं। आज मुनाफा वसूली है, लेकिन खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी है। वंदना, चांदी के बारे में भी यही कहेंगे, कुछ कंसोलिडेशन, कुछ गिरावट यहाँ पर भी है? जी, चांदी में मनीषा 2,500 पॉइंट तक का जो फॉल है ये आ गया है टॉप पे। हम लोग ने लगातार 4 दिन 4 रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा था चांदी में। मुझे लगा है कि रैली हिटअप हो गई है और फेड से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग का जो माहौल है वो लगभग गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन डीप है यहाँ पे सिल्वर में। तो मेरे ख्याल से सिल्वर को सेल कर सकते हैं 1,27,200 के लेवल पे। जो टारगेट है ये 1,26,200 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1,27,700 का। लेकिन चांदी में भी मुझे यहाँ पे मनीषा लग रहा है कि एक बार 1,26,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम कर सकता है। तो मुनाफा वसूली सोने चांदी दोनों में है और यहाँ से और गिरावट की एक्सपेक्टेशन भी बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अब माफ कीजिए, कामाख्या जूल्स के एमडी मनोज झा हैं। मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। आपका तो प्राइस व्यू क्या है? लेकिन क्योंकि मुझे याद है जब हमने लास्ट वो गोल्ड आउटलुक की बात की थी तो लोगों के काफी हाई यहाँ पर टारगेट्स थे, अचीव भी होते हुए नजर आए हैं। उन स्तरों के ऊपर भी शायद गोल्ड प्राइसेस यहाँ पर निकलेंगे, जहां पर हम अब यहाँ पर खड़े हैं। अगर आपको उस इवेंट को पीछे मुड़कर देखना हो, समराइज करना हो, तो कैसे देखते हैं मार्केट्स को? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो अप्रैल का हमारा कामाख्या गोल्ड आउटलुक इवेंट था, वो पहली बार ऐसा हुआ कि जितने भी एनालिस्ट थे, फर्स्ट टाइम ऐसा उन्होंने बोला कि अगर प्राइस आउटलुक देते हैं तो वो उनका क्रेडिबिलिटी लॉस होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो वर्ल्ड के जितने भी अभी रीजन्स चल रहे हैं और डे बाय वो बढ़ते चला जाए, स्पेशली जो ट्रम्प है, तो दे आर ऑल आर नॉट प्रेडिक्टेबल। कोई भी प्रेडिक्टेबल डिसीजन नहीं हो रहे हैं, कोई जो भी हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है। अब जैसे किसी ने सोचा ही नहीं होगा आज के कभी कि फेड के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है, फेड के जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आज जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, कहीं भी कभी कम होता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो सब चीजों के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो डी डॉलराइजेशन का है। तो जितने भी ट्रम्प की एक्टिविटीज हैं वो डी डॉलराइजेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्योंकि लोगों का भरोसा ना वो इससे डॉलर से कम होता चला जा रहा है। अभी पहले जैसे रशिया की बात थी कि रशिया का जो एसेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाएंगे उससे यूक्रेन को हम बिल्टअप करेंगे। अब ये है कि लास्ट वीक ट्रम्प ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि जो 300 बिलियन का जो एसेट है रशिया का उसको हम फ्रीज कर लेंगे डॉलर में। तो जो छोटी कंट्रीज हैं ये सब कभी कभी सोचने लगती है कि हम डॉलर में क्यों इन्वेस्ट करें। तो जैसे कल उनका गवर्नर एक अपॉइंट हो गया, जो लीजा कुक का मैटर था वो वापस ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम उसको वापस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सब चीजों से देखने से एक ही चीज है सबसे बड़ा है, डी डॉलराइजेशन। जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, अभी जितने भी फैक्टर्स हैं सब गोल्ड को सपोर्ट करने के फैक्टर्स दो हैं, भले हैं, लेकिन
जो रिवॉर्ड रेशियो है वो जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर जाने का जो स्कोप है वो $4,000 आप बोल सकते हैं, $3,900 बोल सकते हैं, लेकिन कभी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कोई भी फंडामेंटल कमजोर नहीं है आज के दिन में गोल्ड का, लेकिन जब कोई भी इतना बड़ा रनअप लेता है तो उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग रीजन कभी भी उभर के आती है तो गोल्ड में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी देखने को मिल सकती है। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये सोचना है कि गोल्ड में इस प्राइस पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा कतरा सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ शादियां हैं, जिनको जरूरत है, उनको कहीं भी गोल्ड अभी खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए नहीं रुकना चाहिए। कि गोल्ड कहाँ जाके थमेगा ये किसी को नहीं मालूम है, वर्ल्ड के किसी भी एनालिस्ट को नहीं मालूम है। तो अगर आपके यहाँ शादी 1-2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, और आपको उसके लिए अगर आप प्राइस गिरने का अगर वेट करेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपको $4,000 भी देखने को मिल सकता है। अगर $4,000 देखने को मिल सकता है तो ₹6,000 ऊपर, 6 से ₹7,000 और ऊपर जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि दूर रहें, रुक के करें। हाँ, क्योंकि रिवॉर्ड रेशियो जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम है। शार्प कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फंडामेंटली अभी गोल्ड में कोई मंदी देखने को नहीं मिल रही। वेल एब्सोल्युटली मनोज जी, एक बात तो मानी होगी कि ज्यादातर लोगों ने इस साल में यही कहा है कि लॉन्ग में रहना है, शॉर्ट साइड में यहाँ पर किसी की भी राय बनती हुई नजर नहीं आई थी। इक्का दुक्का लोगों ने यहाँ पर कहा था कि हाँ बड़ी मुनाफा वसूली आएगी। पूरा साल तो नहीं, ऑलमोस्ट 9 महीने निकल गए और वो प्रॉफिट टेकिंग अभी तक गोल्ड में यहाँ पर नहीं है। बट योर पॉइंट इज वेल टेकन। सोने की अगर बात करें तो ये ओवरबॉट है, ओवर हीटेड भी है, 41% की तेजी भी दिखा चुका है इस साल में, लेकिन मोमेंटम अभी भी ऑन द हायर साइड है। इंटरेस्टिंगली सोने ने जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड पीक था अपना, जो 1980 में इसने छुआ था, उसने इसको भी सरपास किया है। तो क्लियरली नए रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। मनोज जी, जहाँ तक सोने की बात है, जैसे आपने कहा तेजी जा सकती है, कॉशियस रहें, मुनाफा वसूली भी अच्छी खासी आ सकती है। और जी हाँ, काफी सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 3300-3400 के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर हम 3200-3000 की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उन लेवल्स के साथ भी हम 20-22% इस साल में ऑन द हायर साइड होंगे। तो ऑफकोर्स अभी 3 महीने बाकी हैं और सोने में यहाँ पर काफी खेल बाकी है। मनोज जी, जहाँ तक ज्वेलरी बाइंग की बात है, गोल्ड में अब यहाँ क्या ट्रेंड्स आप बनता हुआ देख रहे हैं? डायमंड के प्राइसेस स्टेबल हैं, चांदी में हमने बहुत बढ़त आते हुए देखी है, प्लैटिनम 50% इस साल में बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोने के प्राइसेस में आधा है। तो बाकी अगर प्रेशियस मेटल्स की बात की जाए और इंडियन बायर के लिहाज से देखा जाए, क्या सेंस है? देखिए, गोल्ड का जो ये एकाएक बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाना, एकाएक क्या, पिछले 3-4 साल में आप देखोगे तो 70,000 के आसपास गोल्ड था, वो आज 1,10,000 हो गया। तो इससे ना पूरा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत आ गया है ज्वेलरी मार्केट में। जैसे प्लैटिनम की सेल पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई। डायमंड, आपको मालूम होगा कि पिछले साल बहुत नरम सा था डायमंड का सेल पिछले कुछ सालों तक, लेकिन इस साल डायमंड के प्राइसेस मैं बोलता हूँ काफी बेटर हो गए हैं, हाई हो गए। हाई इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेबल है, पहले स्टेबल नहीं। और किस तरह की बाइंग फिर आप आता हुआ देखते हैं? आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने गोल्ड में मूवमेंट आते हुए देखी है, उसका एक इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा, प्लैटिनम और डायमंड बाइंग दोनों पे यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। किस तरह की बाइंग पैटर्न्स या बाइंग परसेंटेजेस देखते हैं आप इस फेस्टिवल में? हेलो जी। देखिए, इस फेस्टिवल ने ओवरऑल सीन ऐसा होता है कि पहले डायमंड का कोई भी दुकान में सेल जो है ना 5-6% होता था, वो बढ़ के आज के दिन में जो इंडिया का एवरेज है वो 18-19% जो ना स्टडेड ज्वेलरी होती है, वो 18-19% से 22 से 23% तक। अब उस 18-19% में आप मेजॉरिटी जो है वो डायमंड है, और डायमंड जो बहुत बड़ा फॉल था, डायमंड के प्राइसेस भी अब जो 40% तक गिर गए थे वो वापस 5-10% बढ़ गए आप, और डायमंड ये अप ट्रेंड में जाने लगा है। और सबसे मजे की बात है कि आज अगर आप देखेंगे कि फुटफॉल में जो डायमंड का सेल है वो फुटफॉल बेसिस पे 40% लोग जो है ना डायमंड खरीद रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट एंड वेस्ट में। साउथ में जो है करीब करीब वो 20% के आसपास है, 18-20% का रेशियो। लेकिन इन मतलब जो जोन वाइज अलग अलग है। पोल्की का सेल पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले 4-5 सालों में, और इस साल और ज्यादा, क्योंकि कम पैसे में थोड़ा बड़ा दिखता है, और रियल पोल्की का बढ़ गया है काफी सेल। इसी तरह प्लैटिनम में आ जाइए, प्लैटिनम का सेल जो है ना 300% तक बढ़ गया पहले से। तो ये सबका मार्केट शेयर किसका खाया? फाइनली मार्केट शेयर गोल्ड का खाया। तो गोल्ड जो प्योर पीले माल का सेल था पहले से काफी कम हो गया,
उसके दो रीजन है, एक तो प्राइसेस बहुत हाई हो गए, दूसरा जो फैंसी ज्वेलरी है जो ज्यादातर है वो लोग इसमें बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने पहले पीला माल खरीद लिया अब उनको डायमंड चाहिए, अब उनको पोल्की चाहिए, अब उनको प्लैटिनम चाहिए, तो इस तरह से वो ट्रेंड बढ़ गया। लेकिन अगर ओवरऑल सेंटिमेंट अगर इंडिया का देखने जाएंगे तो आज 40% से 50% सेल्स डाउन है पूरे इंडिया में। उसका एक ही रीजन है कि बेस जो होता है ना कोई भी दुकान का वो गोल्ड होता है, फुटफॉल जो बढ़ाता है वो गोल्ड होता है, तो एक्चुअल फुटफॉल ही कम है तो ओवरऑल सेल कम है। लेकिन इस फेस्टिवल सीजन में मुझे ऐसा लगता है स्पेशली आफ्टर नवरात्रि जो 2-2.5 महीने का वक्त बचेगा वो ज्वेलर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब गोल्ड और भी बहुत बड़ी तेजी में यहाँ से दिखेगा शायद, और उसका बेटर हो। और लोगों ने खरीदारी नहीं की है रिटेल में ना, पिछले 2-3 महीने में केवल वीकेंड्स का बिजनेस रहा है, सैटरडे संडे का बिजनेस रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इंतजार कर रहे थे करेक्शन का, अगर करेक्शन नहीं हुआ तो वो भी खरीदेंगे, और जो इतने दिनों से शादियों के लिए रुके हुए थे वो भी अपनी खरीदारी करेंगे। तो आई थिंक सो पिछले साल का जो वेट वाइज था वो तो शायद इस दिवाली तक थोड़ा मुश्किल होगा मैच होना, लेकिन सीजन बेटर होगा। लास्ट क्वार्टर पिछले 2 क्वार्टर से मुझे लगता है कम से कम 30-35% जंप रहेगा, बेटर रहेगा। और लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था वो उसको इस बार प्राइस वाइज तो डेफिनेटली उससे बेटर रहेगा, लेकिन वेट वाइज मुझे लगता है कि 5-10% कम रह सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में अभी कलर स्टोन की भी सेल बहुत बढ़ गई है, स्टडेड ज्वेलरी में, तो उसका भी मार्केट शेयर वापस बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए, और अभी नए नए लोग 9 कैरेट में भी बहुत सारी ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, तो उसका भी फैशन अभी चलन होगा। मुझे लगता है प्राइस की वजह से काफी बेटर भी होगा। अगले 1-8 महीने में इसका रिजल्ट पता चलेगा, लोगों ने रखना शुरू किया, एक्सेप्टेंस कितना है मार्केट का वो पता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 9 कैरेट की ज्वेलरी बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, 18 से जब 14 कैरेट की ज्वेलरी एकाएक मार्केट में आया तो इनिशियली कस्टमर्स ने काफी एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में बहुत लोगों ने 14 कैरेट से वापस 18 कैरेट में चले गए। तो मार्केट में एक सेंटिमेंट होता है कि वो गोल्ड उनको प्योर ही चाहिए, प्योर मीन्स 18 कैरेट या 22 कैरेट को ही समझते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 कैरेट का ज्वेलरी का कितना मार्केट में एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन बहुत जरूरत है आज के दिन में गोल्ड प्राइस स्टेबल होना, कि गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, दोनों केस में मार्केट खराब होता है, बिजनेस खराब होता है। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ज्वेलर्स ने बहुत तगड़ी तैयारी की हुई है पूरे इंडिया में, और वैरायटी ऑफ ज्वेलरी बनाई हुई है, स्कीम्स बहुत अच्छे लाए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो लास्ट क्वार्टर है वो पिछले 2 क्वार्टर का बिजनेस को भी कहीं ना कहीं संभालेगा। मनोज जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव यहाँ पर हमें बताने के लिए कि किस तरह की मार्केट यहाँ पर आगे जाकर रह सकती है। तो एब्सोल्युटली इंडियन मार्केट्स यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल चेंज से तो जूझ ही रही हैं, जहाँ पर हमने सोने से मूवमेंट यहाँ पर चांदी, प्लैटिनम और डायमंड की तरफ आते हुए देखिए, लेकिन वो नंबर्स भी उन्होंने बताया कि क्या एक्सपेक्टेशन है इस फेस्टिवल सीजन में। वंदना, एक सेंस आपसे मेटल्स पे लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से डॉलर की मूवमेंट है जो 98 के नीचे चल रहा है, उसका फायदा हमने मेटल्स में आता हुआ देखा है। कॉपर 15 महीने के हाइज के आसपास है, जिंक लास्ट ईयर लेवल्स हमने शायद मार्च जुलाई में देखे थे। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो नियर 6 मंथ हाइज यहाँ पर भी बनते हुए नजर आए हैं। जी मनीषा, यहाँ पे और कल डेटा भी अच्छा आया, उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने प्राइसेस पे देखा था। आज के दिन मुझे लग रहा है कि हल्का सा करेक्शन है, लेकिन ये आज के दिन एक कह सकते हैं कि इंट्राडे करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जिंक जो है वो स्टीप बैकवर्डेशन में है, तो ऐसी कमोडिटी में हल्के करेक्शन पे भी बाइंग करनी चाहिए। कॉपर में मुझे लग रहा है कि कॉपर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, तो आज के लिए तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक सेलिंग करके ही चलना चाहिए। 910 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 904 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 913 रुपए का होगा, यहाँ पे 12 रुपए का इनफैक्ट। और जिंक ऐसी कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, और जिंक में एक बाइंग बनती है 282 के करीब, वहां पे टारगेट होगा 285 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 280 के करीब का। ये कमोडिटी काफी स्ट्रांग है। और एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक रेंज में है, और 260 से ऊपर एक बाइंग यहाँ पे बनती है 262.5 के लिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 259 का। और मुझे लग रहा है जो क्रूड में अभी जो तेजी आई है उसका सपोर्ट भी यहाँ पे एल्यूमिनियम को मिलता हुआ दिख रहा है, और साथ में चाइना ने जो प्रोडक्शन कम किया है एल्यूमिनियम में, उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है इस कमोडिटी को।
फेयर पॉइंट। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर काफ़ी सारे मूव्स बनते हुए नजर आए हैं और सपोर्टिव डेटा और स्पेशली चाइना ने जो बूस्ट किया है यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर को, उसका भी फायदा यहाँ पर शायद इंफ्रा में देखने को मिलेगा। लेकिन एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो जोड़ेंगे सोपा के ईडी मिस्टर डीएन पाठक को। काफ़ी सारी खबरें निकल के आती रही कि किस तरह की सोयाबीन है, कैसी यील्ड है, कैसी फसल है, बारिश का क्या इम्पैक्ट है, लेकिन आपने वो सर्वे कराया है, क्या कुछ डिटेल्स निकल के आई? थोड़े से कंसर्न हैं, थोड़े से काफी कंसर्न है। इनफैक्ट क्रॉप की हेल्थ को लेके हमारी टीमें भी होके आई हैं। तो महाराष्ट्र में काफी बड़े एरिया में क्रॉप डैमेज दिख रहा है, राजस्थान में तो बहुत बड़ा वॉश आउट है, मध्य प्रदेश में भी कुछ एरिया में क्रॉप डैमेज है, येलो मोज़ेक वायरस की भी शिकायतें हैं। तो सब मिला के लगता है कि यील्ड जो है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कंसर्न्स हैं। और अभी तो 15 दिन और बाकी हैं, बारिश क्या करती है मालूम नहीं है। अभी भी मैं जैसे नांदेड़ में हूँ और यहाँ अभी भी बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो थोड़ी कंसर्न्स हैं। और एरिया तो ऑलरेडी कम हो चुका है, तो हम देखते हैं कि डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले क्रॉप शायद कम ही रहेगी। अभी तो कहना मुश्किल कितनी रहेगी, लेकिन कम रहने की पूरी संभावना है, ऐसा अभी दिख रहा है। और कैरी ओवर स्टॉक भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि हमने जो सोइंग नंबर है उसको 12 लाख टन से घटा के 13 से घटा के 1 लाख टन कम कर दिया है, और एक्सपोर्ट हमको 1 लाख टन बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन सब मिला के इक्वल आउट करके कैरी ओवर स्टॉक 4 लाख टन के ऊपर रहेगा शायद इस साल का, और क्रॉप थोड़ी सी परेशानी में है, ऐसा लग रहा है अभी। यील्ड आपने कहा कमजोर है, पिछले साल के कंपैरिजन में कितना कमजोर है, और एक जस्ट टू गेट अ सेंस वर्ल्ड यील्ड के हिसाब से हम कहाँ पर हैं? हम कहीं पे भी नहीं, हमको बता दे शर्म आती है। अभी आयोवा और इलिनॉय की यील्ड जो उन्होंने बताई थी, आई वाज इन अ मीटिंग विद यूसेक इन बॉम्बे, 5 टन पर हेक्टेयर, 4 टन पर हेक्टेयर आयोवा की यील्ड 4 टन पर हेक्टेयर एवरेज है, 5 टन तक जाती है। हमारी यील्ड तो एक टन के आसपास घूमती रही है, और इस साल तो वो भी खतरे में दिख रही है। सो यील्ड की बात तो ना करें तो ही अच्छा है, डर लगता है। मुझे तो गोल्ड वॉच करना चाहिए था और गोल्ड खरीदना चाहिए था। मिस्टर पाठक, जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, और ये बात हम लगातार करते रहे कि सस्ते इंपोर्ट्स हैं, यूएस और इंडिया की बातचीत यहाँ पर फिर से शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप सोया एज अ मार्केट भारत में आगे जाते हुए? देखिए, एज ए मार्केट सोया इज डन थिंग, सोया यहाँ पे रहेगा। बहुत लोग बड़ी उम्मीदें रख रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन कि सोया यहाँ चला जाए, अमेरिका से मंगा लेंगे, वो होने वाला है नहीं। भारत का किसान सोयाबीन की वर्सटिलिटी और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ चुका है। दूसरे, हमारी अपनी ज़रूरत है कि हम सोया उगाएं। हमारी 70-80 लाख टन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कि जो कि 6 से 8% पर ईयर बढ़ रही है, और सोया के अलावा प्रोटीन का और कोई सोर्स है नहीं। DDGS है, लेकिन वो 3-4-5% हो सकता है। तो सोया की जरूरत है, रहेगी, और अगर रहेगी तो सोया का उत्पादन भी होगा, किसान सोया उगाएगा भी सही, तो सोया को और इंडस्ट्री भी रहेगी। जरूरत जो है वो सबसे बड़ी, जो हमेशा मैं कहता रहा हूँ, यील्ड बढ़ाने की है, और उस पर अगर जोर शोर से काम किया जाए। अभी शिवराज चौहान हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि मिशन बनाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। मुझे लगता है उस तरफ थोड़ा बढ़ रही है। इंडस्ट्री को भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि हमको भी शायद साथ लगना पड़ेगा यील्ड बढ़ाने के लिए, किसान को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी हमारी समस्याएं हैं, और हम ये जब हम यील्ड की बात करते हैं, हमारी 1 टन है, अमेरिका की 3 टन है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा किसान 2 क्रॉप लेता है जी। वहां पे किसान 1 ही क्रॉप लेता है साल में, तो वो उनकी जो फसल है वो 150 से 180 दिन की होती है, हमारी 90 से 100 दिन की होती है। तो ये फैक्टर को साथ में ले आए तो 1 टन को बहुत बुरा नहीं दिखता है, लेकिन 1 टन बुरा इसलिए कम से कम 2 टन होनी चाहिए, जो कि हम आराम से लेके आ सकते हैं। हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो सीड है, उनमें पोटेंशियल है, हमारे किसान में पोटेंशियल है। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, सीड पे ध्यान दें, इनपुट सप्लाई पे ध्यान दें, और किसान तक एक्सटेंशन वर्क जो है, जो सही प्रैक्टिसेस हैं उनको पहुंचाया जाए, तो हम इसको आराम से, आई थिंक पिछले अगले 5 साल में 1500-1600 किलो, और another 2 years में भी 2000 किलो बड़े आराम से ले आ सकते हैं, विच इज वेरी कंफर्टेबल। हमारी इंडस्ट्री को सोयाबीन भी मिलेगा, और जो जरूरत प्रोटीन की है जो बढ़ती जा रही है, उसको हम यहीं मीट कर सकते हैं। मिस्टर पाठक, एक क्विक लास्ट सवाल, जैसे आपने कहा सोया को प्रोटीन की तरह यहाँ पर पुश करने की जरूरत है, काफी कुछ करने की जरूरत है, राइट फ्रॉम सीड्स टू किसानों के हैंड होल्डिंग, लेकिन एज अ प्रोटीन अगर ये काम किया जाए तो आई एम अज्यूमिंग काफी सारी चिंताएं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हल हो जाएंगी।
आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। मनीषा, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं फिर ग्रिम नहीं दिखूंगा, आपको हंसता हुआ दिखूंगा। अगर सोया का इस्तेमाल जो प्रोटीन में अभी सिर्फ 10% है फूड में, अगर इसको बढ़ा के 30% कर दिया जाए, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है, जिसकी जरूरत है, हमारे यहाँ प्रोटीन की कमी है, ये सबसे अच्छा और सबसे इकोनॉमिक प्रोटीन है। और उस पर अच्छी बात यह कि सरकार थोड़ी जागरूक हो रही है, क्योंकि उनको जब बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है किसानों को नाफेड के थ्रू, तो लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। सब मिला के उधर बढ़ावे, आई थिंक इंडस्ट्री को झुकाव भी उधर हुआ है। हमने अभी सोपा ने 1 करोड़ रुपए का बजट रखा है सोया प्रोटीन को पुश करने के लिए। हालांकि 1 करोड़ रुपए का बजट कुछ भी नहीं है अवेयरनेस के लिए, लेकिन जैसी हमारी स्थिति है उसमें हम ये शुरू किया है हमने, और गवर्नमेंट भी इसमें लग रही है। मुझे लगता है चारों तरफ का पुश होगा तो सोया प्रोटीन का इस्तेमाल अगले 3 साल में मे बी 20% कर सकते हैं। होपफुल हूं मैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन होना चाहिए, और उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। यस, एब्सोल्युटली। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे के सारे कैलकुलेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऑफ कोर्स यील्ड में यहाँ पर चिंताएं हैं, लेकिन जहाँ तक ओवरऑल क्रॉप की बात है, यहाँ पर एक डिक्लाइन पिछले साल के कंपैरिजन में देखने को मिल भी सकता है। वेल, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे देश के कारोबारी समुदाय के साथ रिलायंस परिवार और अंबानी परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरी गहरी इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो, तब भी मोदी जी भारत की सेवा करते रहें। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardarniya Narendra Bhai. God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. Jai Shri Krishna, Jai Hind.